लेकिन हुकूमत भी अगर प्यार से की जाए तो उसका मान रह जाता है। तुम हमें समझाओगी कि मान सम्मान क्या होता है? हमें बस अपनी गद्दी की परंपराओं को बचाना है। उसके लिए ही आपको फिलहाल समझौता करना पड़ेगा। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हर जगह से यही मालूम पड़ा कि वो एक साधारण एक्सीडेंट था। तुम्हें ऐसे देखकर लग रहा है धन्ना कि अब तुम भी हार गए हो। नहीं, मैं हारा नहीं हूं मां। पर जीत भी तो नहीं हो सकी ना। हमारी जीत के दो रास्ते थे। एक, हम किसी भी तरह वसुंधरा को काबू में कर सकते, और दो, हम वसुंधरा की शादी करके इस घर से विदा करने में कामयाब हो जाते। लेकिन हम नाकाम रहे। नहीं मां, मैं इस नाकामी को अपनी हार नहीं मानता, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वसुंधरा ग्राम पंचायत के चुनाव में जरूर खड़ी है, लेकिन अभी तक वो जीती नहीं है। हमारे देखते देखते वो भी दिन आएगा धन्ना। तुम्हें पता है, विक्रम सिंह के घर से फोन आया था। विक्रम सिंह की भाभी ने फोन किया था कि विक्रम सिंह शहर जा चुका है। वो लोग आखिर कब तक इंतजार कर सकते हैं धन्ना? उन्होंने ये भी तो देख लिया है कि पूरे गांव पर राज करने वाले हम पोती के सामने कितने मजबूर हैं, कि शादी की नीयत लेकर आए हुए मेहमानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो इसलिए हुआ मां कि शादी का मुहूर्त निकल चुका था। और एक बात और बता दूं, वसुंधरा ये जो नाजायज जिद कर रही है ना, उसमें उसका पूरा पूरा साथ भाभी दे रही है। सवाल ये नहीं है धन्ना कि कौन क्या कर रहा है। सवाल ये है कि विक्रम सिंह के परिवार वालों को हम कब तक रोक के रखेंगे, कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। देवर जी के बाहर जाने की वजह से सारा मामला खटाई में पड़ गया। भाभी, कुछ छोटे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े कामों के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। हर तरफ से तो कोशिश करके देख ली हमने, लेकिन नतीजा क्या निकला? शादी करने गए थे और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और अब तो देवर जी शहर से सीधे अमेरिका जाने वाले हैं। शादी के इंतजार में विक्रम और इंतजार नहीं कर सकता था, वो अमेरिका चला जाएगा। लेकिन शादी फिर भी होगी। शादी हो जाए तो बात पूरी हो। भाभी, हमारे यहाँ की परंपरा ये रही है कि दूल्हे की बजाय उसकी तलवार से भी शादी हो सकती है, और ये शादी भी ऐसे ही होगी। भैया नहीं तो क्या हुआ, वसुंधरा की शादी विक्रम भैया की तलवार से होगी, और वसुंधरा इस घर में बहू बनके जरूर आएगी। अरे कब आवेगी भाया? छेड़ा सेठ जी, आप? और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? और अपना पैसा फंसा के छेड़ा को तमाशा देखना अच्छा ना लगे। और तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कि छेड़ा जब तक सीधा रहे तब तक तो ठीक, वरना छेड़ा को टेढ़ा होने में बखत ना लगे। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे सोचने के लिए तो तने ही मजबूर किया है मने को, हैं? मारे को मारा पैसा चाहिए। सेठ जी, आपको तो पता है शादी की पूरी बात हो चुकी थी, बस मुहूर्त की गड़बड़ी की वजह से बात टल गई। हाँ हाँ सेठ जी, वरना आप समझ सकते हैं, एक बार वसुंधरा के कदम इस घर में पड़े तो दौलत की बारिश हो जाएगी, और फिर हम आपके पैसे भी लौटा देंगे। और आपके पैसे घर में ही हैं, बाहर थोड़ी नहीं जा रहे हैं। अरे यही बोल के तो हमें रोक रखा है भाया।
लेकिन मैं कह रहा हूं बच्चे का पेट जो है ना माँ के दूध से भरे है, बातों से ना भरे है। बस कुछ दिन और रुक जाइए सेठ जी, और कुछ दिनों का मौका दे दीजिए। वंदना बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ दिन और रुक जाइए। अरे मौका तो दिया है ना छेड़ा सेठ ने। हाँ हाँ सेठ जी, हम जानते हैं। और हाँ, एक बात और, मनने तो लागे है कि वसुंधरा इतनी आसानी से इस घर की बहू ना बने है। जो कुछ मैंने सुना है ना उस पर नजर रखो, वरना तुम्हारी बात ना बने है। नहीं तो सबको पता है, छेड़ा जब तक सीधा रहे तब तक तो ठीक, छेड़ा को टेढ़ा होने में वक्त न लगे है। इस छेड़ा सेठ से पीछा कैसे छुड़ाया जाए समझ में नहीं आता। मैं रमा मौसी से मिलकर आ रही हूँ, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे भी मिलना चाहिए। दरअसल मैं पापा की मौत के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? पापा की मौत के बारे में आपको क्या पता है? इतना ही कि न जाने हमारी दोस्ती की किसको नजर लग गई कि 2 घर एक साथ वीरान हो गए। वो एक्सीडेंट हो गया, एक तरफ निर्मला की जिंदगी वीरान हो गई और दूसरी तरफ मैं। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन भैया ने इतना लंबा समय गुजारने के बाद भी उनकी जगह किसी को भी नहीं दी। मौसा जी, मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा की मौत के पीछे किसी की कोई चाल हो? किसी ने पापा को मारने का षड्यंत्र रचा हो? नहीं, ऐसी कोई बात हमने सोची भी नहीं, और ना कोई ऐसी वजह है कि हम सोचें। वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे। फिर उनका दुश्मन कौन हो सकता है? इंसान की अच्छाई ही कभी कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है भैया। मैं समझ रहा हूं। जिस वक्त राजीव का एक्सीडेंट हुआ था, वो गांव वालों के हक के लिए गद्दी की प्रथा के खिलाफ लड़ रहा था। मेरे शक की वजह भी यही है मौसा जी। मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं कि राजीव का अधूरा काम तुम पूरा कर रही हो। वसुंधरा, तुम भी वही कर रही हो जो राजीव करना चाहता था। ऐसा लगता है जैसे वक्त का फासला मिट गया है। वो वक्त और आज का वक्त दोनों एक हो गए। हाँ मौसा जी, अनजाने में ही सही, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो पापा चाहते थे, और मुझे पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और इस लड़ाई में जीत तुम्हारी होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मौसा जी। अब तो बस इतनी ही ख्वाहिश है, मौसी जी ठीक होकर वापस आ जाएं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता लगा है कि तुम पंचायत का चुनाव लड़ रही हो, और ये चुनाव तुम ही जीतोगी। दरअसल आप लोगों को बहकाने की कोशिश हो रही है। इस गांव का सरपंच चुना जाना है, और इस मामले को वसुंधरा जी के मामले से जोड़कर आप लोगों को बहकाया जा रहा है। विजय बेटा, इसमें बहकाने की क्या बात है? ये तो हर गांव वाले के दिमाग में सवाल उठा हुआ है
और उनको सही जवाब मिलना चाहिए। क्या बात है विजय भैया? वसुंधरा जी, यहाँ पर आपको लेकर उल्टे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी सवाल से गांव वालों को बहकाया जा रहा है। क्या आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं अतुल के साथ आपका क्या रिश्ता है और बिना किसी रिश्ते के वो आपके घर में क्यों रह रहा था? अतुल मेरा दोस्त है और अगर वो मेरे घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? मैं इसे गलत नहीं मानती। अगर आपकी तरह गांव वाली सारी लड़कियां सोचने लगे तो हमारा गांव तो बर्बाद हो जाएगा। आप एक दोस्त को घर में रखने में गलत नहीं मानती? अगर आप ही की तरह गांव वाली सारी लड़कियां अपने घर में एक एक दोस्त को रखने लगे तो? मैं जानती हूँ ये सब राजनीति के हथकंडे हैं। जानबूझकर उन बातों को उछाला जा रहा है जो एक सवाल बन सके, लेकिन मैं इन सब बातों से डरने वाली नहीं हूँ। आपको डराता कौन है? हम चाहते हैं गांव वालों को सच क्या है झूठ क्या है ये आप बताएं। अतुल को मैंने घर में नहीं रखा था, वो मेरे घर में मेहमान बनकर आया था। वो गांव घूमने आया था और मेहमान की इज्जत करना हम सबका धर्म है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस चुनाव को चुनाव ही रहने दीजिए, इसे गंदी लड़ाई का अखाड़ा मत बनाइए। वसुंधरा बेटिया, कुछ सचमुच बहुत कड़वे होते हैं। सच के नाम पर किसी को बदनाम करने की कोशिश गलत है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए इस चुनाव में खड़ी हुई हूँ कि मैं गद्दी की कुप्रथा से आप लोगों को बचा सकूं। लेकिन आप लोगों की सोच जिस दिशा में जा रही है उससे मुझे ये लगता है कि इस गांव से गद्दी की कुप्रथा कभी खत्म नहीं होने वाली। या तो आप लोग इस गद्दी की कुप्रथा को खत्म ही नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। एक बुराई से बचने के लिए दूसरी बुराई पैदा मत कीजिए। आपका गांव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसे इस तरह गंदा मत बनाइए। मेम साहब, आप कब तक इस गांव को लोगों का गांव कहती रहेंगी? इसे आप अपना गांव कब कहेंगी? जिस दिन गांव वाले सवाल खड़े करने की जगह मुझे अपना मानने लगेंगे, उस दिन ये गांव मेरा होगा। यही बात तो गांव वालों के दिमाग में भरनी है कि तुम गांव वाली नहीं हो, शहर वाली हो। यही तो राजनीति है और यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। वसुंधरा जी यहाँ आओ।
मेरे पास बैठो। जी। सुना है तुम मौसी से मिलने के बाद अपने मौसा को भी मिलने गई थी। जी। अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं और हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, पर वो लोग जो तुम्हें मोहरा बनाकर इस हवेली के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ऐसा कौन है दादी माँ जो मुझे मोहरा बना रहा है? मैं तो बस वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। जो मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करता मैं वो नहीं करती हूँ। इसी को मुद्दा बनाकर तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है। हर आदमी अपना फायदा सोचता है। बात तुम्हारी ओर से करते हैं लेकिन अपने फायदे की बात सोचते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हम ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी वजह से कुछ लोग हमारा फायदा उठाना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमने जमाने को देखा है, तुमने नहीं। आपने क्या देखा है ये पता नहीं, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो आपके सामने है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस गांव से जुल्म का अंधेरा मिटना चाहिए और सबको जीने का हक मिलना चाहिए। क्या हमने लोगों के जीने का हक छीन लिया है? ये हमारी ही देन है कि इस गांव में अमन है, शांति है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। कोई किसी की इज्जत पर नजर नहीं उठा सकता। मैं जानती हूँ दादी माँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कमली जैसी औरतों से उनके जीने का हक छीन लिया जाए। कानून उसे दूसरी शादी की इजाजत देता है। भगवान ने उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो दूसरी शादी कर अपना घर बसा सके। तो आप और हम कौन होते हैं उनसे ये अधिकार छीनने वाले? उनकी खुशियां छीन लेना ये कहाँ तक उचित है? तुम्हारी कमी ये है कि तुम अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहती और रिश्तों की वजह से हम कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहते। अरे इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं और कुछ नहीं चाहती दादी माँ, मैं बस इस गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहती हूँ। तो चुनाव में खड़ा होने की क्या जरूरत है? जाके समाज सेवा करो। मैं राजनीति समाज सेवा समझ के ही कर रही हूँ दादी माँ। गद्दी की कुप्रथा अगर इस गांव में खत्म हो गई तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी समाज सेवा होगी। न जाने कितनी विधवाओं औरतों के घर बस जाएंगे, न जाने कितने लोगों को उनके जीने की खुशियां मिल जाएगी। अगर गद्दी का डर निकल गया तो लोग निरंकुश हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी। पूरे देश में तो गद्दी की प्रथा नहीं है, क्या पूरे देश में अराजकता फैली हुई है? जैसे पूरे देश में कानून का राज चलता है, वैसे इस गांव में भी कानून का ही राज चलेगा दादी माँ। यदि तुम समझना नहीं चाहती और हम तुम्हारी वजह से गांव वालों के सामने झुकना नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारी बेवकूफी का कोई फायदा उठाए, तुम्हें समझाने के और रास्ते अख्तियार करने होंगे। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं दादी माँ। लेकिन मैं कभी नहीं डिगूंगी। मैं सच्चाई के लिए सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगी।